नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री कर्णेय एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे, हमारा जो अध्याय चतुर्थ कार्यपालिका की बात कर रहे थे कि कार्यपालिका किस तरह की व्यवस्था है। हमने बात की थी कि भारत के कार्यपालिका के जो क्या भेद हैं, कार्यपालिका किसे कहा जाता है, कार्यपालिका किसे कहा जाता है। फिर हमने विश्व के संदर्भ में भी ये देखने की कोशिश की कि कार्यपालिका कहाँ कहाँ पर क्या व्यवस्था है। अमेरिका में किस तरह की व्यवस्था है, फिर हमने देखा सोवियत संघ रूस में किस तरह की व्यवस्था है, श्रीलंका में किस तरह की है, ब्रिटेन में किस तरह की है, और हमारे अपने देश में है वो किस तरह की कार्यपालिका काम कर रही है। हमने कार्यपालिका के अर्थ को भी समझने की कोशिश की थी और कार्यपालिका के कौन से भेद हैं उनको भी समझने की कोशिश की थी। उसके बाद में हम आए थे भारत के अंतर्गत कार्यपालिका। भारत में हमने बात की थी कि भारत में जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी। तो संविधान के मुताबिक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में होगी। संविधान के मुताबिक, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जो किसकी सलाह पर, जो मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करेगा। यानी भारत में यदि देखा जाए तो कार्यपालिका शक्ति है वो संविधान कह रहा है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और राष्ट्रपति इन कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वह किसके द्वारा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करने हेतु क्या होगा, बाध्य होगा। यानी भारत में कार्यपालिका देखा जाए तो दो कार्यपालिका चलती है, एक तो औपचारिक चल रही है, एक तो औपचारिक है। कैसी है, औपचारिक। औपचारिक में कौन है, राष्ट्रपति है। औपचारिक में कौन है, राष्ट्रपति। और दूसरी कौन सी है, वास्तविक है। दूसरी कौन सी है, वास्तविक। वास्तविक में कौन है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और कौन है, ऑन है COM, यानी जो मिनिस्ट्री, मंत्रिपरिषद है। दूसरी कौन सी है, मंत्रिपरिषद है, वो काम करेगी। तो वास्तविक रूप से भारत में जो कार्य कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, वो वास्तविक कार्यपालिका होगी। और इसी की ही सलाह पर कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो भारत का राष्ट्रपति है वो संवैधानिक कार्यपालिका, वास्तविक प्रधानमंत्री होती है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो हमारे आज इसमें अध्ययन के जो केंद्र बिंदु हैं वो मुख्य तो दो केंद्र बिंदु होंगे, एक तो भारत का राष्ट्रपति और दूसरी क्या होगी, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। क्या होंगे, एक तो राष्ट्रपति होगा और दूसरा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। वो इस अध्याय के अंतर्गत मुख्यतः आपके अध्ययन के केंद्र बिंदु है। दो केंद्र बिंदु, एक तो भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, और राष्ट्रपति, और दूसरा इसी के साथ राष्ट्रपति के साथ में एक अन्य पद है उपराष्ट्रपति। जो क्या होगा, राष्ट्रपति यदि आपात स्थिति में ऐसी कोई स्थिति होती है कि राष्ट्रपति जी अपने पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी ऐसी स्थिति आ गई है कि या तो राष्ट्रपति जी बीमार हो गए या किसी अन्य कारण से उनकी मृत्यु हो गई या फिर इसी कारण से वे कोई कार्य करने में सक्षम नहीं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी के स्थान पर कार्य करने के लिए हमने एक संविधान में पद सर्जित किया जिसे उपराष्ट्रपति कहा गया। तो कौन सा हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और उसके साथ में उपराष्ट्रपति का हम अध्ययन करेंगे। हमने ये भी देखा था कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं। हमने कहा था कि राष्ट्रपति की हैं वो कार्यपालिका शक्तियां, यानी उनकी कार्य करने की शक्तियां। हमने देखा कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी, विधायी यानी वित्त बनाना, विधायी यानी विधि, विधि या कानून, विधि या कानून के मामले। हमने यह भी देखा था कि राष्ट्रपति जी के आपातकालीन कौन कौन सी शक्तियां, यानी इमरजेंसी पावर कौन कौन से भारत के राष्ट्रपति को दिए हुए। और मैंने आपको 3 पावर बताए थे कि राष्ट्रपति जी के हैं वो 3 पावर दिए हुए। कौन से दिए हुए, 3 पावर। एक तो दिया हुआ है राष्ट्रीय आपात। कैसा आपात है, राष्ट्रीय आपात यानी देश के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के तहत। दूसरा है राज्य आपात जिसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, अनुच्छेद 356। तीसरा मैंने कहा था वित्तीय आपात। कैसा आपात है, वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 में प्रावधान किया गया। और चौथी मैंने बात की थी कि राष्ट्रपति जी के हैं वो कुछ विशेषाधिकार दिए गए। क्या दिए गए प्यारे बच्चों, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार हैं वो राष्ट्रपति जी को दिए गए। विशेषाधिकार में भी 2-3 अधिकार हैं वो राष्ट्रपति जी को विशेषाधिकार दिया गया।
एक विशेषाधिकार राष्ट्रपति जी को यह है कि मंत्री परिषद को कोई भी मामला है वो विचार के लिए वापस कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी क्या है, मंत्री परिषद की सलाह पर है वो कार्य करेंगे। और राष्ट्रपति जी को लगा कि जो मंत्री परिषद ने उनको सलाह दी है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी उस मामले को वापस मंत्री परिषद को कर देंगे, यानी किस प्रकार हेतु, पुनर्विचार हेतु, कि आप इस मामले पर क्या करें, पुनर्विचार करें। एक तो विशेषाधिकार में ये। दूसरा राष्ट्रपति जो है वो पॉकेट वीटो का पावर है। कैसा है, पॉकेट वीटो। ज्ञानी जैल सिंह करके एक भारत के राष्ट्रपति हुए थे और उनके पास में एक जो डाक संशोधन करके एक बिल आया, डाक संशोधन बिल आया, तो उनको लगा कि कुछ एक त्रुटियां हैं, फलत उन्होंने है वो पॉकेट डाल दिया, यानी दराज में डाल दिया, उस पर किसी भी तरह की है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। और कालांतर में सरकार भी बदल गई और उसके बाद में वो नई सरकार आई, फलत जो पहले वाला विधेयक था वो समाप्त हुआ। यानी राष्ट्रपति की जो पॉकेट वीटो की शक्ति है वह भी विशेषाधिकार में आती है। और एक राष्ट्रपति जी को है वो विवेक का अधिकार, विवेक का अधिकार, यानी अपने वो दिमाग का प्रयोग करें, विवेक का प्रयोग करें। कब, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि लोकसभा है वो भंग हो गई, या फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि जो लोकसभा में किसी भी दल को क्या है, बहुमत नहीं मिला, यानी गठबंधन सरकार बन रही, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में है वो गठबंधन सरकार की स्थिति में किस व्यक्ति को है वो प्रधानमंत्री बनने का न्योता देंगे, वो राष्ट्रपति जी के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो इस मामले में हमने 2 पावर है वो पढ़ लिए थे, आज तीसरे पर है वो हम चर्चा करेंगे। तो ये राष्ट्रपति जी के आपके कुछ क्या है, विशेष प्रावधान है। एक बार पुनः इस बात को थोड़ा सा दोहरा कर देते हैं कि भारत में राष्ट्रपति है वो कैसा है, औपचारिक रूप से कार्य करेगा और संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में होती है, और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जी क्या करेगा, इन शक्तियों के प्रयोग करने को बाध्य है। फिर राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जनता कैसे है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं करती है, यानी अप्रत्यक्ष रीति से है वो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है। और इसमें शामिल जो लोग होते हैं वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं, इसमें भाग लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति जी का अप्रत्यक्ष रूप से है वो निर्वाचन होता है, और किस पद्धति से होता है, वो होता है एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति, समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति, समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत राष्ट्रपति जी का क्या होता है, निर्वाचन होता है। ये पढ़ा एकल मत संक्रमण प्रणाली। अब क्या है कि संसद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकती है। अब राष्ट्रपति जी यदि क्या कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन है, संसद है, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, वह राष्ट्रपति जी पर क्या लाएंगे, महाभियोग की प्रक्रिया लाएंगे, इम्पीचमेंट लाएंगे, और राष्ट्रपति जी को क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। तो ये बेसिक बात हमने पिछली क्लास के अंतर्गत की थी। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। वो बात मोटे तौर पर होगी। राष्ट्रपति सरकार का क्या होता है, प्रधान होता है, उसके पास में कई शक्तियां हैं, ठीक है। फिर हमने राष्ट्रपति के विशेषाधिकार बात की थी कि वह क्या कर सकता है, मंत्री परिषद को लौटा सकता है, यानी विवेक का प्रयोग कर रहा। दूसरा है वीटो, यानी निश्चित अधिकार की शक्ति का राष्ट्रपति प्रयोग कर रहा। आगे बढ़िए तीसरे पर जो पॉकेट वीटो का मामला 1986 में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पर आया, और इसमें क्या था, इसमें बेसिक प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो रही थी। इस समय भारत के जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, और उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति आए थे वेंकट रमन ने संसद को लौटा दिया, और इसे कई बार पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो ये राष्ट्रपति जी के विशेषाधिकार है। तीसरी जो राष्ट्रपति की विशेषाधिकार की शक्ति है वो ये है कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ये पैदा होती है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को क्या करता है बच्चों, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। सामान्यतः हमारी जो संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। और अब यदि चुनाव में किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है, तब राष्ट्रपति जी को यह निर्णय करना होता है
कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, और इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करने का क्या है, अधिकार है। और राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल के व्यक्ति को न्योता दे सकते हैं, न्योता दे सकते हैं, किसी भी दल के व्यक्ति को न्योता दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को न्योता दिया जाएगा जो राष्ट्रपति जी को लगेगा कि हाँ ये लोकसभा में क्या है, ये लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है, लोकसभा में बहुमत है वो सिद्ध कर सकता है, बहुमत सिद्ध कर सकता है। तो ये एक स्थिति है राष्ट्रपति जी का क्या है, विशेषाधिकार, इसको विवेकाधिकार भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण एक बिंदु था। आगे बढ़िए, आगे क्या करें, आगे है वो भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में हम बात करेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति का पद है वो क्यों सर्जित किया गया, इसकी क्या आवश्यकता रही और किस तरीके से इसका चुनाव होता है, किस तरीके से वो इसको हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को भी भारत के राष्ट्रपति की तरह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको चुना जाता है, और उसको भी उसी तरह से चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को है वो चुना जाता है। अब इसकी जो चुनाव की प्रक्रिया यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया के समान ही होती है। निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होती है, राष्ट्रपति के समान होती है, लेकिन भेद होता है। सम्मान होते हुए भी इसमें क्या है, भेद है। भेद क्या है, हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति का होता है चुनाव, उसमें मैंने आपको कहा कि लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे यानी राज्य जो विधानसभा है, उनके तीनों ये सदस्य होते हैं। इन तीनों के क्या होते हैं, सदस्य राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। कौन नहीं लेते, केवल और केवल लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, सदस्य ही भाग लेंगे। लोकसभा, LS का मतलब हुआ लोकसभा और RS का मतलब हुआ राज्यसभा। तो एक बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, यदि आपको 1 नंबर में पूछा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है, तो आप बताओगे कि साहब भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, जबकि विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेकर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें केवल इतना ही अंतर है कि इसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, और उस प्रस्ताव पर लोकसभा को क्या होती है, लोकसभा को सहमति है वो देनी पड़ती है, सहमति है वो लोकसभा उस पर देगी, सहमति देनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। जिस प्रकार लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, कौन होगा, लोकसभा, जिस प्रकार लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, वही लोकसभा के सदस्यों में से होगा, लोकसभा के सदस्यों में से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये लोकसभा में सिस्टम रहता है, लेकिन राज्यसभा में जो होता है वह उपराष्ट्रपति है वो फिक्स होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो राज्यसभा अकेली नहीं कर रही है, या राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं किया जा रहा, बल्कि भारत के राष्ट्रपति की तरह इसका निर्वाचन हो रहा है। एक फिक्स बात इसमें है कि उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। हमेशा ही राज्यसभा का कोई भी पदेन सभापति या अध्यक्ष होगा वो आपके उपराष्ट्रपति ही होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता।
यदि राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या राष्ट्रपति जी त्याग पत्र देते हैं या फिर महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है या फिर अन्य कारण से जो राष्ट्रपति जी हैं वो काम करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो उपराष्ट्रपति है क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति जी के तौर पर काम करेगा। यानी कैसा है, ये अनिश्चित तौर पर काम कर रहा है, कार्यवाहक के तौर पर काम कर रहा है, अनिश्चित तौर पर काम कर रहा है, यानी फिक्स के लिए स्थायी तौर से काम नहीं करेगा। जबकि तब तक यानी जब राष्ट्रपति दूसरा नहीं बना लिया जाए तब तक इस समय अवधि के लिए कौन करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति जी करेंगे, यानी उपराष्ट्रपति जी करेंगे। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। ऐसी स्थिति क्या हुई थी, हाँ ऐसी स्थिति एक हुई थी, घटनाक्रम हुआ था कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई और अली अहमद की मृत्यु के बाद में अब कहा कि क्या राष्ट्रपति कौन हो, क्योंकि जो सारा ही देश का शासन प्रशासन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध संधियां जो भी की जाती हैं वो राष्ट्रपति जी के नाम पर की जाती हैं, जितनी भी नियुक्तियां की जाती है राष्ट्रपति जी के नाम पर की जाती हैं। यानी एक दिन भी है वो राष्ट्रपति के बिना हम नहीं चला सकते, क्योंकि राष्ट्रपति की जो रबर है, स्टाम्प पैड है, वो उसकी बहुत ही जरूरत होगी। यानी राष्ट्रपति जी हमें जीवित तो चाहिए। अब राष्ट्रपति जी नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि जो उपराष्ट्रपति है वो काम चला हुआ है, वो कार्य कर सकते हैं। एक घटनाक्रम हुआ था कि जो भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी मृत्यु हुई और बाद में बीडी जत्ती को है हमने कार्यवाहक, बीडी जत्ती उस समय उपराष्ट्रपति थे, क्या थे बच्चों, उपराष्ट्रपति थे। तो बीडी जत्ती है वो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनको हमने क्या किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने हेतु नियुक्त किया जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाए। तो ये बेसिक क्या था, उपराष्ट्रपति था कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के जी के कार्य को कर सके। इसके लिए भारत में उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है और भारत में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति होगा। अब एक विचार आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि साहब क्या उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, बिल्कुल उपराष्ट्रपति को भी हटाया जाता है। समय से पहले है वो उपराष्ट्रपति जी को भी हम हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए राज्यसभा में एक बहुमत लाना जरूरी, बहुमत से मामला पास आना। राज्यसभा में है वो मामला बहुमत से पास होना चाहिए, बहुमत से उसको पास आउट होना जरूरी। कैसा बहुमत, वही विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत से राज्यसभा में मामला पास हो गया तो उसके बाद में क्या है, लोकसभा औपचारिक रूप से वो उसको सहमति दे देते हैं। लोकसभा औपचारिक रूप से उसको क्या करेगी, सहमति देगी, औपचारिक रूप से सहमति दे देती है, सहमति दे देगी। तो क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी हैं वो चुपचाप घर चले जाएंगे, यानी अपने पद से विमुक्त माने जाएंगे। अब ये तो क्या थी, ये तो औपचारिक कार्यपालिका थी। क्योंकि मैंने बताया कि भारत में कार्यपालिका है वो दो तरह से कार्य कर रही, एक औपचारिक कर रही, एक वास्तविक कर रही। औपचारिक में है वो कौन है, राष्ट्रपति जी है, और वास्तविक तौर पर कौन काम कर रहे हैं, भारत के है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है। ये वास्तविक कार्यपालिका है। कैसी है, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति औपचारिक, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति हैं वो कैसे, औपचारिक। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं वो औपचारिक कार्यपालिका के तौर पर क्या करते हैं बच्चों, कार्य करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रूप से मामला था उपराष्ट्रपति का। अब बात कर रहे हैं अपन प्रधानमंत्री की, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, किसका होगा, मंत्री परिषद। अब बात आई साहब मंत्री परिषद क्या है, उसको भी देख लीजिए बच्चों। जो मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद मंत्रियों का समूह होता है। क्या होता है, मंत्रियों का समूह। मंत्री परिषद मंत्री परिषद मंत्रियों का एक समूह होती है जिसमें कैबिनेट मंत्री,
राज्य व स्वतंत्र मंत्री शामिल होंगे। यानी मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद मंत्रियों का एक समूह है। मंत्रियों का एक समूह है कौन? मंत्रिपरिषद। कैसे मंत्री? यानी जो एमएलए जो सांसद चुने गए, एमपी जो चुने गए, जो लोकसभा के अंतर्गत सदस्य चुने गए हैं, उन सदस्यों में से क्या करेगा? प्रधानमंत्री जी काम करने हेतु अपनी एक टीम बनाएंगे। क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी काम करने हेतु अपनी एक टीम बनाएंगे। कितने सदस्यों की टीम होगी? सदस्य टोटल कितने हैं? सदस्य टोटल है 543 और 2 45, यानी 500 और 45 के आसपास सदस्य हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? तकरीबन इसकी है वो सदस्य संख्या का 15% सदस्यों को क्या करेंगे? वो मंत्री बनाएंगे, या फिर सामान्यतः वो 10% बना रहे हैं, तो तकरीबन इसके हैं वो 60-65 के आसपास लोगों को क्या किया जाएगा? मंत्री बनाया जाएगा, ताकि क्या हो सके? काम हो सके। तो उसमें मंत्री है वो 3 तरह के आएंगे। कैबिनेट स्तर का भी आएगा, दूसरा राज्य मंत्री भी आएगा, तीसरा स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मंत्री जो मंत्रियों की रेस में सबसे उच्च लेवल के होते हैं, सेकंड स्तर पर राज्य मंत्री हो गए, फिर स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होगा वो मंत्री परिषद का क्या होता है? प्रधान होता है। मंत्रियों का क्या होता है? मुखिया होता है, ताकि वह क्या कर सके? नीति निर्माण में कार्य कर सके और टीम के तौर पर कार्य कर सके। क्योंकि अकेला व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए उसको सहायता और सलाह की जरूरत होती है। उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक मंत्रियों का जो समूह मंत्री परिषद होगी वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर क्या करेगी? कार्य करेगी नीति निर्माण का या शासन चलाने का। अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है या होता है, एक ही बात है। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और बहुमत का ये समर्थन भी प्रधानमंत्री को क्या करता है? बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। क्यों? क्योंकि वह जनता के द्वारा है, वो चुना हुआ है और जनता के द्वारा चुने हुए लोग क्या है? उसको मत देते हैं। यानी बहुमत ही प्रधानमंत्री को क्या कर रहा है? शक्तिशाली बना रहा है। जिस प्रकार आपकी जो क्लास है, कक्षा 11th के जो बच्चे हैं, उन सभी ने मिलकर अपने में से एक मॉनिटर को बनाया। क्या किया? एक मॉनिटर को बनाया। तो मॉनिटर को शक्तिशाली किसने बनाया? आप लोगों ने ही बनाया। तो जो बहुमत होता है वो किसको शक्तिशाली बनाता है? प्रधानमंत्री को बनाता है। प्रधानमंत्री जी की जो नियुक्ति है वो कौन कर रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति जी है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री ये तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग हैं वो मंत्री होंगे। अब क्या हुआ? अन्य जो लोगों ने बहुमत, जो तकरीबन हम कहेंगे कि लोकसभा में हमारे 545 के आसपास सांसद हैं, अब उनमें से किस पार्टी का, जिस पार्टी का बहुमत हुआ उसको प्रधानमंत्री बना दिया। अब प्रधानमंत्री उन लोगों में से क्या करेंगे? मंत्री हैं वो बनाएंगे जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद स्तर और मंत्रालयों का क्या करता है? आवंटन करता है। यानी किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा, कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये काम कौन तय करें? प्रधानमंत्री जी करें। जैसे मंत्रालय कैसे के? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये अलग अलग मंत्रालय गठित हुए। तो उन मंत्रालयों को काम है वो भी कौन बंटवारा करेगा? प्रधानमंत्री जी करेगा। कि कोई भी मंत्री जो बड़े स्तर का व्यक्ति हैं तो उनको क्या है? गृह मंत्रालय दे दो, या शिक्षा मंत्रालय दे दो, या फिर आप हैं रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, इस प्रकार के बड़े मंत्रालय हैं वो देने का काम ही कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। और देने का जो आधार होगा वो उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार क्या होता है? मंत्रिमंडल का मंत्री बनाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को मंत्री किस आधार पर बनाया जाएगा? वह उसकी वरिष्ठता, एक तो आयु के जो प्रक्रम को देखा जाता है, और दूसरा उस व्यक्ति का राजनीतिक रूप से, यानी राजनीतिक नेतृत्व में उसका कितना लंबे समय अवधि तक उसने कार्य किया है और कितना अच्छा कार्य किया, उसके आधार पर ही उसको क्या किया जाएगा? मंत्री का है वो पद दिया जाएगा। तो उसको ये मंत्री बनाने का काम करेंगे। आगे बढ़िए, मंत्रिपरिषद है वो क्या होती है? मंत्रिपरिषद का आकार संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया गया था। अब क्या हुआ कि संविधान के अंतर्गत 91वां संविधान संशोधन लाए, 91वां संविधान संशोधन लाए, संविधान संशोधन लाए। कब लाया? 2003 लाया। एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि संविधान में संशोधन का क्या मतलब हुआ।
संविधान में संशोधन का सामान्य मतलब ये हुआ कि संविधान में कोई चीज हमने जोड़ी गई है। क्या किया? संविधान में कोई चीज जोड़ी गई है या कोई चीज क्या हुई है? हटा दी गई, या क्या किया? या कोई चीज नई लाई गई, या कोई चीज है वो नई है वो लाई गई। ये तीन बात है जो संविधान में संशोधन का कह रहे हैं। जैसे कि कोई एक कानून है, समानता का जो अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया। अब हमने संविधान में संशोधन किया और क्या किया? एक तो तरीका यह है कि संविधान में संशोधन करके हमने संविधान के अनुच्छेद 14 में एक भाग जोड़ दिया, 14(1) हो गया, 14(2) हो गया, 14(3) हो गया, 14(4) हो गया। तो ये तो क्या किया? ये तो हमने संविधान में है वो बात जोड़ी गई। ठीक है। दूसरी बात क्या है? अब दूसरी बार हमने एक दूसरे तरह का संशोधन किया। तो हमने क्या किया कि संविधान में जो पहले से ऑलरेडी कोई था अनुच्छेद, जैसे 14 है, तो उस 14 को क्या किया? हमने विलोपित कर दिया। तो संविधान में संशोधन के तहत हमने अनुच्छेद 14 को क्या कर दिया? हटा दिया गया। क्या कर दिया? हटा दिया गया। ऐसा कब हुआ था? मैंने बताया था आपको कि एक संपत्ति का अधिकार था और उस संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और कहाँ? 31 पर था, उस 31 से लेकर के हमने 300 और क में डाल दिया। तो ये क्या हुआ? ये हटाने का बात होगी। अब तीसरे प्रकार का जो संशोधन होगा उसमें हम क्या करेंगे? तीसरे प्रकार के संशोधन में कोई चीज है वो नई तरीके से उसको जोड़ेंगे, नए तरीके से लेके आए। यानी क्या लेके आए? जैसे एक बात आपको एक नई चीज लेके आए हम कि एक कोई एक्ट लेके आए, या फिर एक कोई नया अनुच्छेद जोड़ा हमने कि साहब जो समानता है उसको एक नए तरीके से परिभाषित करो, और नए तरीके से परिभाषित करके हमने उसके लिए एक अनुच्छेद बना दिया। 395 तो हमारे थे, हमने 396 बना दिया गया। या फिर देखा जाए तो वर्तमान में संविधान में अनुच्छेदों की तकरीबन संख्या है वो 412 के आसपास है या इससे भी अधिक है। तो ऐसी स्थिति में हमने कोई नया जोड़ दिया तो क्या करेंगे? या तो 395 थे तो 396 दिया, या फिर है उससे भी आगे बढ़कर 413 में जोड़ दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? संशोधन हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि 2003 से पहले की यदि स्थिति को देखेंगे तो मंत्रिपरिषद का आकार है वो परिस्थितियों के अनुसार तय होता था। उसकी कोई स्थिति किस प्रकार रही? परिस्थितियों से। अब परिस्थिति का मतलब क्या हुआ? आप कहोगे साहब परिस्थिति क्या? परिस्थिति का ये आज से हुआ, परिस्थिति का आज से हुआ कि कभी कोई सरकार ऐसी आई जिसको है वो पूर्णतया बहुमत था, पूर्णतया बहुमत था, तो उन्होंने क्या किया कि मंत्रिमंडल को छोटा रखा, मंत्रिपरिषद को छोटा रखा। जैसे कि माना कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है और ये लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, एकल पार्टी की है, तो इनको लगा कि यार बड़ी मंत्रिपरिषद का क्या मतलब, एक काम करो तकरीबन है वो 20 से 30 लोगों को ही मंत्रिपरिषद में शामिल करो। यानी मंत्रिपरिषद आप छोटी रखो, कोई बड़ी मंत्रिपरिषद की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बात क्या है? एक सामान्य परिस्थिति के अंतर्गत। एक दूसरा घटनाक्रम ये आया कि यदि देखा जाए 90 का दौर था और ज्यादातर सरकारों को बहुमत नहीं मिल रहा था और सरकारें हैं वो गठबंधन की सरकारें बनी। जब गठबंधन की सरकारें बनी तो कैसी थी? बहुदलीय थी, बहुत से दल हैं वो उनमें शामिल थे, बहुत से दल थे शामिल। तो ऐसी स्थिति में उन सभी दलों को है वो समाहित करके साथ लेकर चलना है। तो ऐसी स्थिति में वो मंत्रिपरिषद के आकार को क्या कर दिया इन्होंने? बढ़ा दिया। मंत्रिपरिषद है वो बड़ी रखी, यानी सभी को साथ में लेकर चलना, सभी का विश्वास हासिल करना है। तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद है वो बड़ी होने लगी। तकरीबन है मंत्रियों की संख्या इन्होंने कभी कभी तो 70-80 के आसपास है वो ले गए। यानी इतने बड़े मंत्री, एक मंत्रियों के ऊपर लाखों रुपए के खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है, अलग अलग फंड देने पड़ते हैं, उन्हें सभी तरह की फैसिलिटी देनी पड़ती है, तो बहुत सा खर्चा होता है। तो ऐसी स्थिति में संविधान में क्या हुआ कि 91वां संविधान संशोधन लेकर आए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आए 2003 में, और कहा गया कि मंत्रियों की संख्या को फिक्स तो करो। ऐसा तो नहीं कभी कभी आप 100 पर भी आंकड़ा पहुंचा दो, यदि ऐसा होता है तो दुनिया भर का खर्च होता है। तो इन्होंने क्या किया कि 91वां संविधान संशोधन लेकर आई 2003 में और उसमें संशोधन किया। संशोधन करके ये तय किया गया कि जो मंत्रियों की संख्या है वो टोटल सदस्य संख्या कितनी है आपकी? टोटल सदस्य संख्या है हमारी 545 में लोकसभा की, तो उनकी 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जाए। कितने सदस्यों को? 15% को ही क्या बनाया जाए? मंत्री बनाया जाए। 15% सदस्यों को ही मंत्रिपरिषद में
शामिल किया जाए, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं। यानी प्रधानमंत्री जी साथ में होंगे, प्रधानमंत्री जी सहित 15%। कितने का टोटल सीट होगा? टोटल सीटें कितनी है? 545 के आसपास है। तो इनकी टोटल सदस्य संख्या के हैं वो 15% से अधिक लोगों को है वो मंत्री नहीं बनाया जाएगा, मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे हैं इसकी लैंग्वेज को आप देखिए कि इससे पहले यदि देखा जाए तो मंत्री परिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय की जाती थी, लेकिन ऐसे में मंत्री परिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था और इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करती थी। क्योंकि मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे इनकी संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यह अनेक राज्यों में भी ऐसा हो रहा था। फलत अतः संविधान का संशोधन करके ये व्यवस्था की गई कि मंत्री परिषद के जो सदस्यों की संख्या होगी वो लोकसभा या राज्य विधानसभा, लोकसभा केंद्र के अंतर्गत या राजस्थान में जैसे राज्य विधानसभा है, राजस्थान में क्या है? राज्य विधानसभा है। तो दोनों में कितनी होगी? लोकसभा या राज्य विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक है वो नहीं होगी। विधानसभाएं वो राज्यों में होगी और लोकसभा वो कहां पर है? केंद्र में होगी। लोकसभा में कौन बहुमत दल का नेता होता है? वो प्रधानमंत्री होगा और राज्यों में कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री होगा। तो कितने? 15% से अधिक है वो कुल सदस्य संख्या के अधिक नहीं होंगे, अधिक नहीं होंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। तो मंत्री परिषद का आकार है वो हमने तय कर दिया। आगे बढ़िए, क्या करें आगे? इसकी जो मंत्री परिषद के कार्य हैं उनको भी देख लीजिए कि मंत्री परिषद है वो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई कि जो मंत्री परिषद होगी अब वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? क्या वह राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी हो सकती है? क्या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी? क्या लोकसभा के प्रति है वो उत्तरदायी होगी? अब ये तो सामान्यतः क्या होता है कि मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामान्यतः किसके प्रति होगी? लोकसभा के प्रति। लेकिन यदि इससे भी आगे बढ़कर एक चीज आती है, हालांकि आपको नहीं पूछी जाती है, अक्सर सिविल सेवा में ये सवाल पूछा जाता है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है। लेकिन यदि उसमें एक दूसरा भी ऑप्शन आ जाए कि जनता, तो ऐसी स्थिति में किसके प्रति होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ये ठीक बात है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्यों लोकसभा के प्रति? इसलिए उत्तरदायी होंगे कि जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, जो मंत्री परिषद है किसके नेतृत्व में काम कर रही है? प्रधानमंत्री के। किसके नेतृत्व में काम कर रही है? प्रधानमंत्री के। और प्रधानमंत्री कहां पर बहुमत दल का नेता है? लोकसभा में। कहां में? लोकसभा में है वो प्रधानमंत्री जी क्या है? बहुमत दल के नेता है। प्रधानमंत्री जी को जो बहुमत है वो लोकसभा के अंतर्गत है। तो प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बहुमत दल के नेता हैं, इसलिए जो इनके मंत्री हैं वो भी किसके सदस्य होंगे? मंत्री हैं वो भी लोकसभा के ही सदस्य होंगे, लोकसभा के सदस्य होंगे। सामान्यतः स्थिति ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, कभी कभार राज्यसभा के सदस्य को भी ये मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा कोई विशेष कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन सामान्यतः जिस पार्टी को बहुमत लोकसभा में होगा तो वो लोकसभा के ही सदस्यों से ही मंत्री परिषद लेंगे, एक सामान्य सी बात है। तो वे सदस्य जो मंत्री परिषद के उनके वे कहाँ के सदस्य हैं? वे लोकसभा के सदस्य हैं। इसलिए किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। ये बात काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रावधान का अर्थ यह है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, और यदि उस सरकार ने क्या कर दिया? लोकसभा में विश्वास मत है वो खो दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकार को त्याग पत्र देना होगा। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बहुमत देकर है वो चुना था। आप कहोगे कि साहब ये बहुमत बार बार क्या टोटल मेंबर है, जैसे हम कहेंगे 545 के आसपास, उनमें से यानी 50 प्लस 50% प्लस 1 तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति है बहुमत हासिल करेगा। तो ये स्थिति प्रधानमंत्री जी लोकसभा में उनको विश्वास है, और यदि
ये जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की बात है, यदि सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है तो सरकार को क्या होगा, त्याग पत्र देना होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत को स्थापित करती है, और मंत्री जो क्या होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। इसलिए ये क्या दर्शाता है, ये सामूहिक रूप ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों में एकजुटता को दर्शाने का काम कर रहा है, एकजुटता को दर्शाने का काम कर रहा है। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या होता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। अब यदि सामूहिक उत्तरदायित्व एवं मंत्रिमंडल की विशेषता यही भावना है कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो क्या होगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, ये सभी लोग एक ही होते हैं। यदि एक के प्रति आया, एक के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा, इनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय में सहमत नहीं हो तो क्या कर सकता है, उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या लागू करना मंत्रियों पर क्या होता है, जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। तो आपको इस बात में ज़्यादा नहीं फंसना है। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो सब लोकसभा के प्रति क्या होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और यदि एक के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग मानी जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री जो है वो सरकार में स्थान है वो सर्वोपरि। प्रधानमंत्री जी का जो स्थान है वो सरकार के अंतर्गत क्या होता है, सर्वोपरि होता है। जिस प्रकार जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वह सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी सांसद होते हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री भी क्या होते हैं, एक सांसद होंगे। प्रधानमंत्री इन सभी मंत्रिपरिषद में क्या है, एक सभी में क्या है, सभी में एक नेतृत्व का काम कर रहे हैं। सभी में समान होते हुए भी सभी में क्या है, सर्वोपरि का स्थान दिया गया। तो ये सर्वोपरि ये मंत्रिपरिषद में कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि कक्षा 11 के सभी बच्चे हैं वो आप एक तरीके से सांसद हैं, लेकिन आप सांसदों ने बहुमत के द्वारा आपके अपनी क्लास में मॉनिटर बनाए। कुछ विरोध में थे, कुछ इस तरीके से थे, यानी 50% प्लस 1 वोट होते आपका वो मॉनिटर बन गया। तो मॉनिटर सभी में समकक्ष होते हुए भी सभी में क्या है, सर्वोपरि स्थान है। तो वही का वही सरकार में स्थान किसका होता है, प्रधानमंत्री का स्थान होता है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्रिपरिषद कैसे हो सकती है, इसलिए प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में जब प्रधानमंत्री अपने पद की क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, उसी समय ही मंत्रिपरिषद भी अस्तित्व में आएगी। उससे पहले मंत्रिपरिषद किसी भी तरीके से अस्तित्व में नहीं आएगी। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। अब ऐसी स्थिति आई कि प्रधानमंत्री जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, या फिर प्रधानमंत्री जी ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाएगी। यानी एक साथ जन्म और एक साथ ही मरण वाली स्थिति होती है। जो ही प्रधानमंत्री जी ने अपने पद की शपथ ली कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पद की और गोपनीयता की शपथ लेता हूं, संविधान की रक्षा करूंगा, ऐसी स्थिति में जो ही शपथ लेंगे तब मंत्रिपरिषद वो अस्तित्व में आ जाएगी। अब जो ही प्रधानमंत्री जी ने त्याग पत्र दिया, मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी भंग हो जाएगी। तो ये सामान्यतः स्थिति है जब किसी मंत्री की मृत्यु या हटाए जाने या त्याग पत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान ही खाली होगा। अब कभी ऐसी स्थिति हो जाए साहब, क्या कोई मंत्री को एक तो उसकी मृत्यु हो गई या फिर मंत्री को क्या कर दिया है, उसके पद से हटा दिया गया है कि अब आप हैं वो शिक्षा मंत्री हैं, वो नहीं है, शिक्षा मंत्री नहीं रहे, या फिर मंत्री ने कह दिया शिक्षा मंत्री था, उसने अपना त्याग पत्र दे दिया कि मुझे अब शिक्षा मंत्री नहीं रहना, तो क्या मंत्रिपरिषद भंग होगी, नहीं होगी। तो क्या होगा, केवल एक जो व्यक्ति दे रहा उसका एक पद खाली माना जाएगा, बल्कि पूरी जो मंत्रिपरिषद होगी वो भंग नहीं मानी जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखना। तो जो मंत्रिपरिषद है उसका जो सर्वोच्च व्यक्ति होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री के बलबूते ही मंत्रिपरिषद की क्या है, वैधता है। यदि प्रधानमंत्री जी ने त्याग पत्र दे दिया तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का कार्य कर रहा है। और इसी भूमिका के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
प्रधानमंत्री को सरकार की कैसी केंद्रीय धुरी बताया। इस बात का आप ध्यान रखना। मैं कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री को है सरकार की केंद्रीय धुरी किसने कहा था, तो प्रधानमंत्री वे थे भारत के प्रथम, जिनका नाम था पंडित JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री हैं वो सरकार की केंद्रीय धुरी होती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि एक तरफ तो है वो राष्ट्रपति जी है, एक तरफ है वो राष्ट्रपति जी हैं, और दूसरी तरफ है वो कौन है, मंत्रिपरिषद है। कौन है? मंत्रिपरिषद। ये मंत्रिपरिषद। इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो कौन है? प्रधानमंत्री जी। कौन है? प्रधानमंत्री। हमने देखा था भाई अनुच्छेद 76 में कि जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। अब राष्ट्रपति जी कोई सूचना मंगवाएंगे तो सीधे क्या मंत्रिपरिषद से मंगवाएंगे? नहीं मंगवाएंगे। अब प्रधानमंत्री को कोई सूचना जो देनी है, या मंत्रिपरिषद को कोई सूचना देनी है, क्या वो राष्ट्रपति को देंगे? नहीं देंगे, तो प्रधानमंत्री को देंगे। तो ये एक व्यवस्था बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कि जो प्रधानमंत्री होगा वो क्या है? मंत्रिपरिषद का नेता होता है, सरकार का है वो मुखिया होता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी वो प्रधानमंत्री जी से जो भी सलाह मशविरा करेंगे या जो भी कार्य करेंगे वो प्रधानमंत्री को भेजेंगे, और प्रधानमंत्री जी है वो मंत्रिपरिषद की सलाह या मंत्रियों के हैं वो साथ निर्णय लेकर उस विषय से अवगत करवाएंगे। तो ये एक बेसिक व्यवस्था चलती है, एक स्ट्रक्चर चलता है कि राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री को पूछेंगे और मंत्रिपरिषद भी हमेशा प्रधानमंत्री को पूछेंगे। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं? आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री का ये संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानून के बारे में राष्ट्रपति जी को क्या करें? सूचना दें। अब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि जब राष्ट्रपति जी कोई सलाह मशविरा या कोई सुझाव मानते हैं संघीय मामलों, संघीय का मतलब क्या हुआ? संघ का मतलब हुआ केंद्र और राज्य। संघीय मामले का अर्थ हुआ, इसमें आया कि संघ मामलों का प्रशासन। संघ मामलों का क्या है? प्रशासन। संघ का मतलब हुआ केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्यों का क्या है? समूह। केंद्र देखोगे तो आप कहोगे कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? आप कहोगे एक दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, दमन है, दीव है, जम्मू कश्मीर बना है, लद्दाख बना है। और दूसरे राज्य देखोगे जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, इस तरीके से अन्य स्टेट भी हैं वो शामिल है। तो जो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? इनसे संबंधित सूचना यदि मंगवाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो भारत के प्रधानमंत्री जी है उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, संवैधानिक दायित्व बनेगा कि आप राष्ट्रपति जी को इसके प्रशासन के बारे में और इनसे संबंधित जो कानून है उनके बारे में भारत के राष्ट्रपति जी को सूचित करें, राष्ट्रपति जी को अवगत करवाएं। ये प्रधानमंत्री जी का है वो कानूनी दायित्व होगा, कानूनी आधार होगा। तो इस तरह से हमारा जो आज का जो टॉपिक था वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और किस तरीके से वह मंत्रिपरिषद कार्य करती है उसके बारे में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी वो किस तरीके से राष्ट्रपति को सलाह सुझाव देने का काम करते हैं, किस तरीके से मंत्रिपरिषद है जिसका निश्चित आकार है वो तय किया गया है। आगे जो अगली क्लास में होगी उसमें हम क्या देखेंगे? भारत के प्रधानमंत्री को देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से आज की जो क्लास में मोटे मोटे तौर पर हैं वो मंत्रिपरिषद हुआ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखकर यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उस पर टिप्पणी कीजिए ताकि चीज़ों को है आगे भी अच्छी तरीके से करवाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।